नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2024 का पेपर, जो कि 2 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सीरीज है सीएचएसएल वाले जो क्वेश्चन है वो सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। उसके अलावा जितने भी सोल्यूशन अभी तक आपने यूट्यूब पर देखे उनमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता का मतलब क्षमता, यानी कि इसका जो आयतन है, धारिता का मतलब इसका जो आयतन है वो कितना दिया है, 8316 है। ठीक है। यदि इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है तो टंकी की गहराई आपको बतानी है। टंकी की गहराई का मतलब ऊंचाई, बेलन में क्या होगा वो ऊंचाई के रूप में काउंट होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसकी वैल्यू जो दी है वो आपको 8316 दी है। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 21, यानी कि 21 × 21 और एच आपको बताना है। ये किसके बराबर है, 8316 के बराबर। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 7 77, कितना बचा आपके पास यहाँ पे 6, 11 5 55 और 11 6 66। यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 3 21, 3 दूना 6 से पूरा काट दो, 6 से काटेंगे 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 6 36 और 21 6 126 होता है। यानी कि जो गहराई होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि दो रेखिक समीकरण है x + 2y = 15 और दूसरा है 4x + 8y = 13 के ग्राफ क्या होंगे। तो हमेशा याद रखो 3 कंडीशन यहाँ पे बनती हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ये क्या होता है, जब रेखाएं एक दूसरे पे कोलैप्स करती हैं तो ये कंडीशन बनती है। यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 तो यहाँ पे क्या होती है, समांतर की जो कंडीशन है ये बनती है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। और तीसरी एक कंडीशन बनती है कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। यहाँ पे क्या है कि जो रेखाएं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पे केवल और केवल वन सोल्यूशन होता है। क्लियर। तो ये 3 कंडीशन होती है। तो समांतर के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 का मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट और a2 का मतलब इस वाले x2 का कोफिशिएंट और b1 का मतलब y का कोफिशिएंट और ये c वाला। ठीक है। तो यहाँ पे इसके a1 और a2 का अगर अनुपात निकालें तो 1/4 आएगा। ऐसे b1 और b2 का अनुपात निकालें तो 2/8 यहाँ पे, ये भी आपका कितना आ गया 1/4। और c1/c2 का अनुपात कितना है 15/13। तो यहाँ पे देखो ये a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं। इसका मतलब है ये समांतर वाली कंडीशन है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन आपका आ सकता है आने वाले सीजीएल के एग्जाम में, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये m1 d1 t1/w1 वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो 12 आदमी जो है 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और काम जो है वो 24 दिन में पूरा होता है। ऐसे ही 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपको निकालना है। तो सॉल्व कर लो। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 4 से काटेंगे 4 3 12 यानी कि 9 3 27। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि सभी कंपनियों में कुल श्रमिकों की जो संख्या है वो समान है, यानी कि जो कंपनी जितनी भी कंपनी है D, C, A, B, इनमें जो टोटल एम्प्लॉय है वो बराबर है।
तो बराबर दिख भी रहे हैं, 100% सभी में है, 100% सभी में है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है कि तो कंपनी में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक और कंपनी में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम कहाँ पे? तो अकुशल यानी कि अनस्किल्ड जो लेबर है वो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है? बी वाले में है, 45% है, तो बी वाले में सबसे अनस्किल्ड जो लेबर है वो सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा जो कुशल श्रमिक सबसे कम कहाँ पे हैं? तो कुशल श्रमिक जो है, कुशल श्रमिक किससे? ब्लू वाले से। तो सबसे कम कहाँ पे हैं? यहाँ पे ही है सबसे कम 25%, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बी भी आपका करेक्ट होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ पाएंगे। ये सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो 7 दूनी 14 में से 5 गया तो कितना बचा? 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2, 2 पंचे 10, 10 इंटू 24 और डिवाइड बाई 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 8 24, यानी कितना जाएगा आपका? 8। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 रुपए में से प्रत्येक 10,000 रुपए में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है, यानी कि प्रत्येक जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो एसपी है वो 10,000 रुपए है, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरे पर 20% का लाभ होता है। पूरे लेन देन में उससे हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो हमेशा याद रखो कि अगर आपके विक्रय मूल्य बराबर है, अगर SP1 और SP2 की वैल्यू बराबर है, एक कंडीशन में एक मतलब इक्वल आपका लॉस हो रहा है और दूसरी कंडीशन में इक्वल आपका फायदा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ओवरऑल जो होगा वो लॉस होगा और वो किसके बराबर होगा? x² 100% के बराबर होगा। इस चीज को हमेशा याद रखो। देखो यहाँ पे दोनों के SP बराबर है, एक में 20% की हानि हो रही, दूसरे में 20% का फायदा हो रहा। इसका मतलब है ओवरऑल इस कंडीशन में लॉस होगा और वो कितना होगा? 20 का स्क्वायर यानी कि 400/100, यानी कि कितने का लॉस होगा? 4% का होगा। अब ऐसा क्यों हुआ इस चीज को भी समझ लो, मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है तो वो बराबर आपको लेना है। यहाँ पे इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ओवरऑल हमें परसेंट में आंसर निकालना है। तो ओवरऑल एसपी और ओवरऑल सीपी अगर हमें पता चल जाए तो हम ओवरऑल फायदा या नुकसान निकाल सकते हैं। तो पहली जो वस्तु है उसको 20% की हानि पर बेचा गया, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, यानी कि 5 की चीज को 4 का बेचा गया और दूसरी को 20% के फायदे पर, यानी कि 5 की चीज को 1 के फायदा यानी कि 6 पे बेचा गया। एसपी दोनों का बराबर है तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 12। तो 12 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो गया? 12 और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 15। ऐसे यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये 10 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 25 और टोटल एसपी कितना हो गया आपका? अब देखो विक्रय मूल्य दोनों कंडीशन में बराबर है, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 24। तो 25 की चीज को 24 का अगर बेचा तो कितने का नुकसान हुआ? 1 का नुकसान हुआ 25 पे, तो 100 पे कितना होगा? 25 चक्कू 100 यानी कि 4% आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस चीज को डायरेक्ट आप याद रखेंगे, आपको याद भी होगा, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप मौखिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों के निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई? तो वृद्धि वाला देख लो, यहाँ पे आपकी कितनी वृद्धि हो रही है? 0.9 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कितना बड़ा आपका? यहाँ पे वृद्धि हो रही है आपकी 1.3 की वृद्धि हो रही है। ऐसे यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कितने की हो रही है? 2.9 की। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई? 2018 में, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक बैंक के पर n² वर्षों के लिए r की पावर 1/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है। एक अन्य बैंक l पर n की पावर 3 वर्षों के लिए r की पावर 3/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है और समान ब्याज देता है। k और l के बीच का अनुपात क्या होगा? देखो इनका जो इंटरेस्ट है वो बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मूलधन कितना है? k, यहाँ पे कितने वर्षों के लिए? n²। रेट क्या है? r की पावर 1/2 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये आपका इंटरेस्ट आ गया पहली कंडीशन का। दूसरी कंडीशन का इंटरेस्ट क्या होगा? l n की पावर q r की पावर 3/2 बटे 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखो n² से जब काटेंगे तो यहाँ पे केवल n बचेगा, इसे डायरेक्ट समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे r की पावर 3/2 है, तो जब इधर ले आएंगे तो इसे घटाना पड़ेगा। तो जब इसमें से 1/2 घटाओगे तो कितना बचेगा? r केवल सिंपल 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 1 कितना आया? 2। 2/2 का मतलब कितना हुआ? 1। यानी कि k बटे l का अगर अनुपात निकालोगे तो यहाँ पे n बचा और r बचा। जब कुछ नहीं नीचे होता है तो इसका मतलब 1 होगा, यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो rn रेशियो 1 होगा।
क्लियर? तो समझ पाए होंगे, क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में रीदा द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक क्या होंगे। तो यहाँ पे पीसीएम के जो मैक्सिमम अंक हैं वो कितने हैं, 140। तो 3 सब्जेक्ट के निकालें, यानी कि ओवरऑल जो पूर्णांक है वो कितना है, 140 × 3 यानी कि 14×3 420 हो गया। ठीक है, अब रीदा जो है वो आपका रेड से दिखाता है, तो रीदा ने मैथ्स में कितने अंक पाए भाई, 70। ठीक है, 70 अंक मिले। ऐसे ही रीदा के आपके फिजिक्स में नंबर कितने हैं, 110 नंबर है। ऐसे ही रीदा के केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं, 120 नंबर है, और इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 180 और 120 300, 300/420 इंटू 100। तो यहाँ पे 420 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 3 से काटेंगे 3 × 1 3 और 3 चौक 12, फिर काटेंगे तो 50 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो 500/7 इसे सॉल्व करो तो 7 × 7 = 49, कितना बचा, 1 0 10 हुआ, 7 × 1 7 यानी कि 71 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 180 के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध हैं, 54 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। देखो 180 रुपए के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ी है, यानी कि 1 दर्जन का मतलब 12 जो दस्ताने हैं, 12 दस्ताने की जो जोड़ी है उसका प्राइस कितना है, 180। तो एक जोड़ी दस्ताने का प्राइस कितना हुआ, 180/12 यानी कि 15 रुपए, और इस पे 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है, यानी कि 90, इसके 90% में ये चीज बेची जाती है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 15 5 × 10 यानी कि एक जोड़ी जो दस्ताने हैं उनका प्राइस कितना है, 27/2। तो कह रहा है कि 54 रुपए में कितने जोड़ी मिलेंगे, तो एक के प्राइस से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उतने जोड़ी यहाँ पे जोड़े मतलब उतने जोड़ी दस्ताने मिलेंगे। तो 54 यहाँ पे 27/2 करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 27 दूनी कितना हुआ, 54, यानी कि 2 दूना कितना आएगा आपका, 4। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल क्रमशः 12.96 और 635.04 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि QR जो वैल्यू है वो 2.9 सेंटीमीटर है, तो YZ की वैल्यू क्या होगी। ये आपका समरूप त्रिभुज यानी कि थेल्स थ्योरम जहां पे लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है अगर दिया है, तो अगर हमें भुजाओं के अनुपात पे जाना है तो उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर भुजाओं के अनुपात से हमें क्षेत्रफल पे जाना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसका अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनुपात पहले निकाल लो, 12.96 है और ये कितना है, 635.04 है। तो पॉइंट यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, तो हट जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम इससे डिवाइड करें तो ये 49 बार जाएगा, तो बाहर निकल के कितना आएगा, 1/7, यानी कि जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कितना आ गया, 1/7। अब देखो करस्पॉन्डिंग भुजाएं क्या होंगी, देखो यहाँ पे PQR है, तो यहाँ पे QR की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 2.9 दी है। नीचे क्या आएगा, YZ की वैल्यू आपको बतानी है, तो 7 से गुणा कर दो, YZ की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 7 = 63, हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना हुआ, 20, यानी कि 20.3 हो जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि QR के करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो 22Z ही होगी, ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक लघु त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जो 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस तरीके से लघु त्रिज्यखंड जो है वो इस तरीके से होगा, इसका आपको परिमाप निकालना है। ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 45 है। ये रेडियस होगी, ये 4 है, ये 4 है। तो ये भुजा हमें पता है, ये पता, सिर्फ ये वैल्यू अगर पता चल जाए तो परिमाप निकाल सकते हैं हम। तो ये क्या होगा, देखो पूरी अगर परिधि होती तो वो क्या होती है, 2πr, लेकिन परिधि का एक टुकड़ा निकालना है तो क्या होगा, 2πr θ 360 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लो, 2πr की वैल्यू कितनी है 4, थीटा कितना है 45/360, तो ये 8 बार जाएगा और 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, पाई। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, बस जोड़ दो सभी को, 4 4 8 प्लस पाई, यानी कि पाई प्लस 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है महेश का वार्षिक वेतन जो है वो 2 लाख से बढ़ के 2,40,000 हो जाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो यहाँ पे देखो 4 जीरो आप हटा सकते हो, यहाँ पे
कितने जीरो हटा सकते हैं? 3 जीरो हटा सकते हैं। 3 जीरो हटा दो यहाँ पे, यानी कि 200 से 240 हो गया। तो कितने की वृद्धि? 40 की। 40 की वृद्धि 200 में, तो 100 में कितनी होगी? 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 20%। तो ये मौखिक क्वेश्चन था। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? अनुकूल चाल क्या होती है? x + y। तो 60 की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अनुकूल चाल कितनी हो गई? 15 किलोमीटर पर आवर। अब दिया है यदि स्थिर जल में नौका की चाल, यानी कि नौका चाल मतलब नाव की चाल, वो कितनी दी है? 13। तो x की वैल्यू अगर 13x + y 15 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यानी कि जो धारा है उसकी चाल हमने निकाली, कितनी है? 2। अब कह रहा है कि प्रतिकूल 30 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो 30 किलोमीटर की यात्रा करनी, प्रतिकूल चाल क्या होती है? x - y। तो x - y कितना हो जाएगा? यहाँ पे नाव की चाल 13 है, धारा की चाल 2 है, तो 13 - 2 यानी कितना होगा? 11। तो 11 दूनी 22, 2 सही 8/11 यहाँ पे जो है इतना घंटे टाइम लगेगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? तो सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। हमने मान लिया x थी शुरुआत में, पहले 5% की वृद्धि यानी कि 105/100 हो गई, फिर 5% की कमी हुई यानी कि 95% रह गए, यानी कि 95/100 रह गए, और ये टोटल है कितनी? 47,880। क्लियर? तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 21 बार जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना आएगा? 20, यहाँ पे 19 बार जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 20। अब 19 से काट लो, 19 से काटेंगे, 19 दूना कितना हुआ? 38, हासिल कितना लगा? 9, और 19 × 5 = 95, और 19 दूना कितना हुआ? 38। यहाँ पे 21 से कट जाएगा, 21 × 1 = 21, और 21 दूना कितना हुआ? 42। अब 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी कितना जाएगा आपका? 48,000 आ जाएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी आपको। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको ये फार्मूले पता है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे cos x + y का फार्मूला क्या होता है? cos x × cos y - sin x × sin y। तो ये सही लिखा हुआ है। ऐसे sin x - y का फार्मूला क्या होगा? sin x × cos y - cos x × sin y। तो जब माइनस बाहर लगाए उसको अंदर ले जाएंगे तो जो दूसरा वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? sin x × sin y। ये cos का फार्मूला हो गया, फिर -sin x × cos y + cos x × sin y, और 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 tan a/1 - tan स्क्वायर है। तो ये लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको फार्मूले अगर पता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 1 रुपए में 1 सही 1/2 लीटर की दर वाले 1 रुपए में 1 सही 1/2 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपए में 1 सही 7/8 लीटर हो जाए? तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 × 2 और 1 कितना हुआ? 3/2। ये मिल्क का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है? मिल्क की जो वैल्यू है वो दी है, और ये मिश्रण की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 8 × 8 7 कितना हुआ? 15/8। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 चक्कू 8, 4 तियाँ 12, और यहाँ पे कितना आया? 15। तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 15। तो ये आपकी मिल्क की वैल्यू है और ये मिश्रण की वैल्यू है, यानी कि इसमें पानी भी मिल गया। तो 4 से वैल्यू 5 हो गई, यानी कि पानी कितना मिलाया गया? 1 रेशियो मिलाया गया। तो इस 1 रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? 60। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 15, यानी कि पानी कितना मिलाया गया होगा? 15 लीटर मिलाया गया होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका फिगर अगर बना लोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी ये भी जो है आपका थेल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई को भुजाओं को x और y पर काटते हुए BC के समांतर खींचा जाता है, जहां AB 5.4 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है, और BX जो है वो 3 सेंटीमीटर है। XY की लंबाई क्या होगी? देखो फिगर बना लेते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक है? इसको X पे काटती है साइड और ये Y पे काटती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? AB जो है पूरा ये 5.4 दिया है, पूरी जो वैल्यू है वो 5.4 है। BC की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 7.2 दी है। BC की जो वैल्यू है वो कितनी दी है?
7.2 दी है, ठीक है। उसके अलावा bx की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। अगर ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2.4। हमेशा याद रखो थेल्स थ्योरम जब बनती है तो ये वाला जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के आपका समरूप होगा, तो समरूप होगा तो भुजाएं अनुपातिक होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ax बटे ab का वही अनुपात होगा, यानी कि हमने ये साइड ली और बड़े वाले त्रिभुज की साइड ली, किसके बराबर होगा, x बाई और इसके पैरेलल क्या है, bc। AB के साथ क्या आएगी, बड़ी वाली साइड, यानी कि BC के बराबर होगा। बस वैल्यू पुट कर दो। AX की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2.4, AB की वैल्यू कितनी है 5.4, XY की वैल्यू आपको बतानी है, BC की वैल्यू कितनी है 7.2। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 8 × 54, 8 चौक 72, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 × 24, 0.8 आएगा, 8 चौक 32, यानी कि XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.2, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है O केंद्र है और चाप PQR O पर 240 डिग्री का कोण अंतरित करता है। PQ को A तक बढ़ाया जाता है, तब कोण AQR की माप ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। जो PQR है वो O पर 240 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये P है, ये Q कुछ इस तरीके से होगा और ये R होगा, ठीक है। इसको अगर हम इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ये आपका इस तरीके से ये O केंद्र है, तो ये वाला जो पूरा एंगल है, क्योंकि ये बड़ा एंगल दिखाना है तो ये 240 डिग्री है। PQ को यहाँ पे A तक बढ़ाया गया है, तो आपको निकालना है किसका मान, A, ये आपका क्या दिया हुआ है PQR, तो P इसे मान लेते हैं, Q इसे मान लेते हैं, R ये हो गया। तो PQ जो है इसको R तक, यहाँ पे कहाँ तक बढ़ाया गया, A तक बढ़ाया गया। तो आपको एंगल कौन सा निकालना है, AQR, यानी कि AQR ये वाला जो एंगल है वो आपको बताना है। अब देखो ये अगर 240 से पूरा 360 डिग्री होता है तो ये कितना हो जाएगा 120। अब केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा 60। अब जब एक सीधी रेखा है तो एंगल कितना बनता है 180, यानी कि 60 ये, तो ये कितना हो जाएगा 120, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है उपयुक्त चित्र में दर्शाए अनुसार दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो 49 सेंटीमीटर है, केंद्र A वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 16 सेंटीमीटर है। इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई क्या होगी। हमेशा याद रखो कि अगर दो केंद्रों के बीच की दूरी R1 + R2 के बराबर हो तो ये जो उभयनिष्ठ स्पर्शी है BC, इसकी जो लंबाई होगी वो 2√R1 × R2 के बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फार्मूला आपका क्या होता है D² - R1 - R2 का होल आप स्क्वायर, और D की जगह पे R1 + R2 रखोगे तो यही आएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। R1 की वैल्यू कितनी है 49 और R2 की वैल्यू कितनी है 16। तो 2 बाहर 49 का 7 आएगा, 16 का बाहर 4 आएगा, तो 7 चौक 28 दूनी कितना हुआ आपका 56, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि 2000 और 2020 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है। तो पहली जो संख्या जो 8 से विभाज्य होगी वो क्या होगी 2000 आपकी 8 होगी, और उसके बाद क्या आएगी 8 और जोड़ दो यानी कि 2016 होगी। इसके बाद नहीं हो क्योंकि बीच वाली पूछी गई, तो 2 ही संख्याएं होंगी, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं, यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती हैं तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत आपको बताना है। तो भाई 250 लोग हैं जिसमें 40% पुरुष है, तो 25 चक्कू 100, यानी कि पुरुष कितने हो गए 100, तो महिलाएं कितनी बची 150। 30 महिलाएं और आ गई, यानी कि टोटल महिलाएं हो गई 180 और पुरुष कितने 100 ही है। टोटल वैल्यू कितनी है 280। तो आपको ये बताना है 180 जो है वो 280 का कितना परसेंट है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 से काट सकते हैं तो 25 बार जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7। 25 अट्ठे कितना हुआ 200, हासिल लगा 20, और 25 एकन 25, 25 अट्ठे 280 लगा 20, 25 एकन 25 और 20 कितना हुआ 45, यानी कि 450/7। तो 7 से काटेंगे 7 छंग 42, कितना बचा आपके पास 3 0, 7 चौक 28, यानी कि 64 पॉइंट कुछ आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि 2018 से 2020 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार कमी हुई। तो लगातार कमी किस में हो रही, देखो ए वाली 30 से 23 हुई,
18 से 20 तक निकालना है, यानी कि यहाँ से देखना है। तो 39 से 25 हुआ, फिर 18 हुआ, यानी कि इसमें भी कमी हो रही है। 14 से 12 हुआ, फिर 8 हुआ, इसमें भी कमी हो रही है। यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 21 से 19 हुआ, फिर यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि केवल दो ही में है। किसमें ए वाले में हो रहा है और बी वाले में हो रहा है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1372 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हमने मान लिया इसकी आयु 7x है, इसकी आयु 4x है, तो इनका गुणनफल 7 चौक 28, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1372 है। तो यहाँ पे 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 7 एकन 7, 6 7 नाम 63, कितना बच्चा आपके पास? 4, यहाँ पे 4 और 7 छंग 42 हुआ। 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16, 4 नाम 36, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यानी कि इसकी एज कितनी है? 7 से 49 और इसकी एज कितनी है? 7 चौक 28। 8 साल के बाद तो 8 इसमें भी जोड़ दो, 8 इसमें भी जोड़ दो, तो इसकी एज कितनी होगी? 56, और इसकी कितनी होगी आपकी? इस यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या? 9 8 17 57 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 होगा। तो 3 से कट जाएगा, ये 19 बार जाएगा और ये आपका 12 बार जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? यदि एक अर्धगोले का व्यास जो है वो 21 है, तो इसका मतलब है रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² होता है। इसको याद रखना आप, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी कि 2πr² की वैल्यू बतानी है। तो 2π की वैल्यू कितनी? 22/7 r², यानी कि 21/2 इंटू 21/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 7 तियाँ 21, तो 11 तियाँ 33 इंटू 21, तो 21 तियाँ 63 का 3 हासिल लगा 6, 21 तियाँ 63 और 6 कितना हुआ? 69, यानी कि 693 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।